इसमें नंबर फर्स्ट है, ये हमारे पास ग्राफ, ये वाई एक्सिस और ये एक्स, यहाँ से दो लाइन है, ये बी है और ये ए। नंबर दूसरा ये है एक्स और ये है वाई, और इसमें ए बी और ये सी। नंबर तीसरा ये एक्स और ये वाई, ए बी सी। ये तीन क्वेश्चन है, तीनों में हमें स्लोप का सीक्वेंस या क्रम बताना है। ठीक है, देखना हमने बताया था क्या कि सबसे पहले किसी ग्राफ का स्लोप कैसे निकालेंगे, तो थीटा से, इसको थीटा 2 और ये थीटा 1, तो जिसका थीटा या एंगल जितना ज़्यादा उसका स्लोप भी उतना ज़्यादा। तो यहाँ से बोल सकते हैं थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2, तो यहाँ से स्लोप ए ग्रेटर देन स्लोप बी, यानी जिसका थीटा जितना ज़्यादा होगा उसका स्लोप भी उतना ज़्यादा। तो थीटा हम लोग देख रहे हैं कि एंगल ए का थीटा ज़्यादा होगा, इसलिए स्लोप भी ए का ज़्यादा होगा। अब दूसरे में देखें तो इसका थीटा ये है, इसका थीटा ये, और इसका थीटा ये। लेकिन देखोगे तो ये जो ए है ये निगेटिव में चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, केवल फर्स्ट में पॉजिटिव होगा। तो पहले में जब चला गया तो ये क्या हो गया, निगेटिव। तो ए जो है इसका थीटा जो है थीटा 1 वो ग्रेटर देन क्या है 90 डिग्री, तो इसका जो स्लोप या एम है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा 1 का स्लोप निगेटिव है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। अब बचा कौन, बी और सी। तो बी और सी देखोगे तो 90 से पहले हैं, यानी 90 डिग्री के अंदर में ही है। अगर 90 में ही है तो इसमें थीटा 2 एंगल जो है ज़्यादा है और थीटा 3 कम है, तो जिसका एंगल ज़्यादा उसका स्लोप भी ज़्यादा। तो यहाँ से बोल सकते हैं थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 3, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, थीटा 1। तो यहाँ से स्लोप का जो सीक्वेंस या क्रम है वो क्या आ जाएगा, पहले बी, उसके बाद सी और लास्ट में ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमें 3 ग्राफ है, सी वाला ये है थीटा 3, दूसरा बी वाला ये है थीटा 2, और ये जो कि 90 डिग्री है, या इसको हम लोग थीटा 1 बोल सकते हैं, क्योंकि ए देखोगे तो वाई अक्ष पर ही है। तो वाई अक्ष पर क्या होता है 90 डिग्री, और tan 90 की वैल्यू 1। तो हमने बताया था कि थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है 90 डिग्री पर, क्योंकि tan 90 कितना होता है 1, सॉरी इनफाइनाइट, और थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री पर, और वो कितना होता है 0। तो 90 की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्यों, क्योंकि tan 90 डिग्री क्या होता है इनफाइनाइट। तो थीटा 1 ये क्या होगा, मैक्सिमम। अगर थीटा 1 मैक्सिमम है तो बाकी ये दोनों उनसे क्या होंगे, कम। तो अगर इनमें सीक्वेंस देखें या हम लोग बोले, तो जो हमने बताया था कि आगे जिसका थीटा जितना ज़्यादा उसका स्लोप उतना ही ज़्यादा। तो यहाँ पर अगर थीटा का सीक्वेंस देखें तो सबसे ज़्यादा थीटा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। तो इसमें स्लोप का जो सीक्वेंस है वो क्या आ जाएगा, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ये हो गया स्लोप। तो देखना एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हमने कल बताया था कि जितना ज़्यादा एंगल होगा उतना ही ज़्यादा स्लोप होगा, क्यों, क्योंकि tan 90 की वैल्यू होती है मैक्सिमम, कितना, इनफाइनाइट।
और tan 0 की वैल्यू होती है मिनिमम, कितना 0। तो इसको हम लोग अगर एंगल को इंक्रीज करते जाए और वो कब आ जाए y के परपेंडिकुलर, यानी कि लंबवत हो जाए या एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो उस समय पर tan 90 की वैल्यू हो जाती है मैक्सिमम। तो वो एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो वो स्लोप सबसे ज़्यादा होगा। अगर वो 90 से अधिक चला गया, ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो फिर वो कहाँ चला जाएगा, माइनस में। क्यों? क्योंकि ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट और इधर सेकेंड, तो सेकेंड में tan क्या होता है, निगेटिव। तो अगर 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में कोई भी बन रहा है तो tan थीटा पॉजिटिव होगा, अदरवाइज निगेटिव होगा। तो हमने क्या बताया कि अगर एंगल इंक्रीज होगा तो स्लोप भी इंक्रीज होगा, और एंगल अगर डिक्रीज होगा तो स्लोप भी डिक्रीज होगा। तो जितना ज़्यादा एंगल उतना ही ज़्यादा स्लोप। तो यहाँ पे θ1 का एंगल ज़्यादा है और θ2 का एंगल कम है, तो θ1 ग्रेटर देन θ2, तो स्लोप भी a का ज़्यादा होगा b से। इसमें सेम कहानी, ये है θ1, ये θ2, ये θ3। तो देखोगे y एक्सिस ये है, तो हम लोग चले गए कहाँ, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में tan क्या होता है, निगेटिव, यानी कि यहाँ पे एंगल जो है 90 से ज़्यादा बन रहा है। तो θ1 क्या है, ग्रेटर देन 90, और जब ग्रेटर देन 90 होगा तो θ1 के लिए स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, माइनस या निगेटिव होता है। और θ2 और 3 ये देखोगे तो लेस देन 90 है, यानी 90 से कम है। अगर 90 से कम है तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा या थीटा ज़्यादा होगा उसका स्लोप भी ज़्यादा। तो b का थीटा ज़्यादा है और c का थीटा कम है, तो b का स्लोप सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद c का, a का सबसे कम होगा क्योंकि ये निगेटिव में है। तो थीटा का सीक्वेंस देखें, सबसे ज़्यादा θ2, फिर θ3, उसके बाद θ1, क्योंकि ये निगेटिव में है। तो स्लोप क्या आ जाएगा, b c a। इसमें भी देखें तो एक a जो कि 90 डिग्री पर है, तो tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, और इस टाइम पर जो स्लोप होगा वो होगा मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि θ 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, इनफाइनाइट, इससे अधिक एंगल हो ही नहीं सकता या इससे अधिक स्लोप नहीं हो सकता। तो θ1 हो गया मैक्सिमम। अब बचा θ2 और 3, तो इन दोनों का एंगल θ1 से कम है, तो इनके स्लोप भी कम होंगे। तो सीक्वेंस थीटा का क्या होगा, θ1, θ2, θ3, तो स्लोप सबसे ज्यादा a का, फिर b का, फिर c का। तो अब ठीक है, तो देखना जो कांस्टेंट होती है हिंदी में बोलते हैं अचर, ठीक है, और दूसरा होता है वेरिएबल, मतलब चर राशि। तो वेरिएबल या चर, इसका मतलब बदल सकता है, और अचर मतलब नियत रहता है, फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो कांस्टेंट वैल्यू और एक वेरिएबल वैल्यू, वेरिएबल वैल्यू मतलब चेंज होती रहेगी, इसका कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं होगा। लेकिन जो कांस्टेंट वैल्यू है इसका जो वैल्यू होगा वो फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होता है। जैसे इसमें अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो जैसे हो गया ln e log, ठीक है, और जैसे s का स्क्वायर e की पावर x, ऐसी वैल्यू जैसे 10, ये सभी क्या होती हैं, कांस्टेंट होती है, ये चेंज नहीं होती है, जो है वही रहेंगे। लेकिन जो वेरिएबल है ये चेंज होती रहती है, जैसे x, y, z, ये सभी क्या होती हैं, वेरिएबल राशि, ये चेंज होती रहेंगे। तो इसमें हम लोग इनका यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम लोग अभी पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन तो उसमें आती है कांस्टेंट और वेरिएबल क्वांटिटी। तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है उनका जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो जीरो होता है। जैसे मान लो कि हमें ऐसे दिया है कि इस 10 का क्या करें, डिफरेंशिएशन, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं dy/dx। तो इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर इसके साथ x आ जाए 10x, तो अब ये इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। क्यों? क्योंकि अब ये कांस्टेंट नहीं बल्कि वेरिएबल हो गए, क्योंकि x के साथ है। तो जो कांस्टेंट राशि होती है या कांस्टेंट वैल्यू होती है या चर नियत राशि, इनके अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या होता है, जीरो, ठीक है। लेकिन वेरिएबल का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो नहीं होगा या हो भी सकता है। तो ये होती है वेरिएबल और कांस्टेंट की कहानी। आगे इसी में हम लोग देखें तो देखना, अभी हम लोग जो ग्राफ पढ़ रहे थे स्लोप, हमारे पास ये था y एक्सिस और ये था x एक्सिस। हमने यहाँ पर एक पॉइंट A लिया था और एक पॉइंट B लिए थे, ठीक है, और इनको ऐसे मिला दिए।
तो देखेंगे तो इसका जो x एक्सिस से डिस्टेंस है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 y1, और b का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 y2। क्यों? क्योंकि देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये क्या है, x1, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x2, ये जो डिस्टेंस है ये y1, और यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस आएगी ये y2। तो ये क्या था, डेल्टा x, और ये क्या था, डेल्टा y। अब देखोगे तो जो हमने लिखा है डेल्टा x डेल्टा y, तो हमने तुम्हें बताया था कि जो हमारा स्लोप होता है या tan थीटा वो क्या होता है, डेल y बाई डेल x। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एंगल हमारा थीटा बना था, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाई आधार, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हमने क्या लिखा है, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस या लंब बटे आधार। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते थे, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ऐसा लिख सकते थे। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो डेल्टा हमारा लिखा हुआ है, ये डेल्टा जो है बहुत लार्ज चेंजेस होता है, इसको हम लोग जनरली छोटे या स्मॉल चेंज के लिए यूज नहीं करेंगे। ये तब यूज होता है जब लार्ज चेंज हो या बड़ा परिवर्तन हो, बिग चेंज हो, तो ये बिग चेंज के लिए होता है। लेकिन जब हम लोग इसी में इसके जगह ऐसे देखो यूज कर दे, क्या, dy बाई डी एक्स, या ऐसे भी यूज कर सकते हैं dy बाई डी टी। तो ये d जो टर्म है, ये d जो टर्म है, ये d बताता है स्मॉल चेंज को। क्या बताता है, स्मॉल चेंज को। अब ये स्मॉल चेंज क्या होता है, स्मॉल चेंज मतलब इंस्टेंट वैल्यू। जैसे हम चल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से चले बैढ़न तक जाना है हमें, तो कोई बीच रास्ते में पूछ दे कि अभी आपकी स्पीड क्या है, ठीक, फिर उसके बाद 10 कदम चले फिर पूछ दे कि आपकी स्पीड अभी क्या है। तो ऐसे टाइम पर जो पर सेकेंड पर मिनट पे हमारी स्पीड पूछ रहा है वो क्या है, इंस्टेंट वैल्यू। अगर डायरेक्ट पूछता कि आपको यहाँ से बैढ़न तक जाने में कितना टाइम लगा, तो हम बता देते 15 मिनट 20 मिनट। तो ये क्या हो गया, एवरेज वैल्यू। हमने एवरेज बताया कि इतना टाइम हमें लगा होगा, लेकिन एवरेज वैल्यू मतलब ये बता रहे हैं डेल्टा। लेकिन इंस्टेंट पूछे, जैसे यहाँ से जा रहे हैं कॉलेज मोड़ पे, कोई पूछ लिया हमसे कि अभी आपकी स्पीड क्या थी, सत्या होटल के पास पहुंचे, वहां पे पूछे आपकी स्पीड क्या है, तो क्या है, इंस्टेंट वैल्यू। तो जब कभी भी इंस्टेंट चेंज होता है या कि फिर बोले स्मॉल चेंज, तो उसी को हम लोग बोलते हैं dy या कि फिर dx, उसी को बोलते हैं dy या dt। तो जो dy जो राशि है ये डिपेंडेंट राशि है, किस पर, x या t पर। ये x और t पर डिपेंड है, यानी कि x और जो t है ये इंडिपेंड होती है, बट y जो है वो डिपेंड होता है। तो हम लोग जो d टर्म है इनको यूज कब करते हैं, जब स्मॉल चेंज होता है या छोटा परिवर्तन होता है तब, या कि फिर कोई हमसे इंस्टेंट वैल्यू पूछे, ताक्षणिक मान, तो हम इसका यूज करते हैं। अगर बिग चेंज है या लार्ज चेंज है तो हम उसको डेल्टा से बोलते हैं, और इस डेल्टा को हम लोग बोलते हैं एवरेज चेंजेस, यानी औसत परिवर्तन। तो डेल्टा तब यूज होता है जब हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज चेंज, हिंदी में बोलते हैं औसत परिवर्तन, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं बिग चेंज, बड़ा परिवर्तन। तो देखो इस ग्राफ में अगर हम लोग देखें तो इस पर हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन देखोगे तो इस ए से बी को मिलाने वाली लाइन को टच कर रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट या स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं, टेंजेंट या स्पर्श रेखा। तो ये जो हमारी रेड वाली लाइन है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेंजेंट, या इसको क्या बोल रहे हैं, स्पर्श रेखा। तो ये जो स्पर्श रेखा है ये इसी चीज को बता रही है कि इस टाइम पर इसकी वैल्यू क्या होगी। यानी कि अगर हम लोग इसमें स्मॉल पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर दें, जैसे ये छोटा सा पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, ये पार्ट, सभी पार्ट पर अगर हम लोग पूछे कि इस टाइम पर हमारा वैल्यू कितना था, या इसमें कितना चेंज हुआ था, या अगले पॉइंट पर कितना चेंज हुआ, या इसके अगले पॉइंट पर कितना चेंज हुआ, यानी कि अगर
हर सेकेंड हर मिनट पर हर पॉइंट पे हमारा वैल्यू बदल रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल चेंज, या इसी को बोलते हैं इंस्टेंट वैल्यू, ताक्षणिक मान जो तुरंत पूछा गया हो। लेकिन अगर डायरेक्टली अगर हमसे ये पॉइंट ना पूछे, सीधे पूछे डेल बाई एक्स बाई वाई या डेल वाई बाई एक्स, तो ये क्या हो गया, बिग चेंज, या कि फिर इसको बोलते हैं एवरेज परिवर्तन या एवरेज चेंज। तो ये जो होती है ये बड़ी वैल्यू के लिए यूज करते हैं। जब स्मॉल वैल्यू के लिए यूज करेंगे तो हम लोग उसको डेल्टा ना यूज करके क्या यूज करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। तो जो y होती है वो डिपेंड होती है किस पर, x पर या t पर। तो x मतलब दूरी या कि फिर t मतलब समय। तो जो y है ये डिपेंड राशि है या डिपेंड वैल्यू है, डिपेंडेंट, और जो x है ये इंडिपेंडेंट है। इसमें भी सेम कहानी, ये जो y है डिपेंडेंट है और ये जो dt है ये इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि ये किसी पर डिपेंड नहीं होती है, समझे। तो अब अगला हम लोग इसी में देखें, जैसे कोई हमें दे दिया y बराबर 5x प्लस 2, ठीक है, तो y डिपेंड है लेकिन x जो है इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे को x के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। तो पूरे को ऐसे देखो लिखेंगे क्या, dy बाई dx बराबर d5x बाई dx प्लस, अब ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, 0। तो फिर बचा कौन, केवल 5x। तो कांस्टेंट वैल्यू या फिर अचर या नियत वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो टाइम चेंज होने के साथ साथ भी नहीं चेंज होगा, जो टाइम पर है वो अगले टाइम पर भी वही रहेगा, उसके अगले टाइम पर भी सेम रहेगा, तो वो क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू। वेरिएबल वैल्यू जो हर सेकेंड हर मिनट हर आवर्स में अपने वैल्यू को चेंज करती रहती है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वैल्यू कुछ और है, यहाँ आगे जाओगे तो वैल्यू कुछ और हो जाएगी, और आगे जाओगे तो वैल्यू चेंज होती जा रही है कंटिन्यूअस। तो जो वेरिएबल राशि है ये कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, लेकिन जो कांस्टेंट या नियत या अचर राशि होती है वो चेंज नहीं होती है। इसलिए जो कांस्टेंट या अचर राशि होती है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। समझ आया कि नहीं आया। तो इसके बाद हम लोग इसी में आगे अब पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, हिंदी में बोलते हैं अवकलन। क्या बोलते हैं, अवकलन। तो इतना लिखना, फिर आगे अवकलन को देखते हैं। वो क्या है, डिफरेंशिएशन, या हिंदी में क्या बोलते हैं, अवकलन। डिफरेंशिएशन या अवकलन। तो हमने एक चीज पहले ही बता दिया, क्या कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है या नोट करके लिख लो कि कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन या अवकलन 0 होता है। कांस्टेंट या नियत या अचर राशि का डिफरेंशिएशन या अवकलन 0 होता है। लिखे। अब देखना, जो डिफरेंशिएशन है इसको जानने से पहले इसके कुछ रूल्स हैं। बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं है, वो बहुत बड़े रूल्स नहीं है, कुछ बेसिक रूल हैं 7-8, वो आपको बनना चाहिए। अगर वो बनेगा तो फिर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो जो इनके बेसिक रूल हैं उसमें हम लोग पहला रूल देखते हैं। इफ y इक्वल x, मतलब y की वैल्यू x के बराबर है, ठीक है, यानी जितना y दिया वही x है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे वो आता है क्या, dy बाई dx इक्वल 1। ठीक है, यानी कि अगर y की वैल्यू x के इक्वल है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, दोनों में d लगा देंगे, तो dy बाई x, क्योंकि देखो इसको इधर नीचे लेके आएंगे, बोलो, तो यहाँ पर d, इधर भी d, तो इसको नीचे लेके आएंगे तो इधर क्या बचेगा, एक ही तो बचेगा ना। अगर इसको रिटर्न वापस यहाँ ले जाएं तो फिर क्या हो जाएगा, dy बाई dx या dy बराबर dx। तो इसका मतलब है कि अगर y की वैल्यू x के इक्वल होती है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। समझे। दूसरा रूल, रूल नंबर 2,
बोलता है इफ y इक्वल कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट जैसे एग्जांपल 5 आ गया, ln आ गया, log आ गया, e की पावर n आ गया, मतलब कुछ भी ऐसा आए तो हम लोग उसका जो डिफ्रेंसिएशन करते हैं यानी dy बाई dx वो क्या होता है 0। ये इसका दूसरा रूल है, यानी कि इसको शॉर्ट में ऐसे भी देखो बोलते हैं या लिखते हैं कहीं कहीं y इक्वल सी, सी मतलब कांस्टेंट। अगर तुम्हें ऐसा लिखा है y इक्वल सी, सी मतलब क्या समझोगे कांस्टेंट, ठीक है, ये सी कोई वैल्यू नहीं है, सी मतलब कांस्टेंट। तो हम लोग इसका क्या कर दिए डिफ्रेंसिएशन dy बाई dx, कितना हो जाएगा 0। अगला अगर हम लोग इसी में देखें तीसरा रूल, तो तीसरा जो होता है अगर y बराबर क्या है साइन x, x मतलब थीटा, ठीक है, तो इसको हम लोग अगर करें तो dy बाई dx बराबर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो d साइन x बाई dx बराबर होता है cos x। तो जनरली हम लोग डायरेक्टली अगर इसको ना लिखे तो भी डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि अगर y की वैल्यू क्या हो जाए साइन x या साइन थीटा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। तो y की वैल्यू को यहाँ पे उठा कर रख दो ना, तो यही तो आएगा cos x, ठीक है। अगला जो रूल आता है इसी का अपोजिट है, क्या कि y बराबर क्या हो जाए cos x, तो dy बाई dx बराबर होता है माइनस साइन x, ठीक है। तो आगे हम लोग जब पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन या समाकलन में भी ये दोनों आते हैं, एक तो साइन और एक कॉस, तो वहाँ पर ये उल्टा होता है, यानी कि यहाँ पर कॉस की वैल्यू कितनी आई है माइनस साइन, वहाँ साइन की वैल्यू आती है माइनस कॉस, तो दोनों याद हम लोग नहीं करेंगे, या डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला याद कर लो, इंटीग्रेशन का भूल जाओ। क्या याद रखना है कि जो यहाँ होता है उसका उल्टा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको भी याद करते हैं उसको भी याद करते हैं, डिफ्रेंसिएशन भी और इंटीग्रेशन भी, और फिर ये भी याद रखते हैं कि वहाँ पर उसका उल्टा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे उसका उल्टा है तो सीधा कहाँ पे है, और अगर डिफरेंशिएशन में याद किए हैं और इंटीग्रेशन में बोल देंगे कि उसका उल्टा है और डिफरेंशिएशन में बोल देंगे उसका उल्टा है, तो सीधा कहाँ है भाई। इसलिए हम बोल रहे हैं केवल डिफरेंशिएशन का रखो, इंटीग्रेशन को भूल जाओ, इंटीग्रेशन का याद ही मत करो। तो अगर ये याद रहेगा तो इसका उल्टा सीधा सा, तो यहाँ पर कॉस की वैल्यू क्या हो जाती है माइनस साइन एक्स। उसके बाद अगला जो आता है 5वां नंबर रूल, y बराबर क्या हो जाए ln x। तो देखोगे ln जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन जो x है वो कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। जैसे हमने बोला यहाँ 5 जो लिखा है 5 यानी 1 2 3 कोई भी नंबर वो सब क्या है कांस्टेंट, लेकिन अगर उसके साथ लिख दे 5y 5x तो फिर वो कांस्टेंट नहीं रह गया, समझे। तो ln जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन अब x आ गया उसके साथ, अब वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो फिर अगर y बराबर ln x है तो इसको dy बाई dx बराबर होता है 1/x, मतलब ln x का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना होता है 1/x। अगला जो रूल है 6वां, वो ये है कि अगर y बराबर क्या हो जाए x की पावर n, ठीक है, मतलब जैसे लिख दिया वो 5x क्यूब, तो 5 को तो चलो हटा देते हैं, सीधे लिख दिया x की पावर 3, तो 3 को हम लोग क्या बोल रहे हैं n, यानी n कोई भी पावर हो सकती है। तो अगर ऐसा है तो इसको हम लोग अगर डिफरेंशिएट करें तो dy बाई dx बराबर जो पहले पावर है उसको पहले क्या करो सामने लाओ, ठीक है। तो सामने आ गया क्या n फिर x, अब ये जो पावर है उसी में एक माइनस भी कर दो तो क्या हो जाएगा nx की पावर n माइनस 1, समझे। अब ये फार्मूला वहां पर भी आता है इंटीग्रेशन में भी कि y इक्वल x की पावर n, तो उसमें कहानी थोड़ा अलग होती है, उसमें भी ऐसा ही होगा। ये जो लिखा है x की पावर n, इसमें n पहले आता है फिर इसका n माइनस 1 हो जाता है। उसमें क्या करते हैं
जो भी पावर है उसमें एक जोड़ते हैं और वो उसके डिवाइड में भी आ जाता है, तो वहां पर भी ये रूल आता है और ये दोनों रूल भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ का पहले हम लोग अच्छे से याद रखें, अच्छे से क्वेश्चन करें, फिर उसके बाद जब वहाँ आएगा तो वहाँ का देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला जो है 7वां, अगर y बराबर क्या हो जाए 10x, तो dy बाई dx बराबर क्या हो जाता है sec स्क्वायर x। तो ये है। अच्छा, एक फार्मूला और 8वां, अगर y बराबर क्या हो जाए e की पावर x, मतलब e की पावर कुछ भी दे दे, e की पावर 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें dy बाई dx, तो ये सेम ही रहता है, कोई चेंजेस नहीं होगा। समझे? तो ये 8 फार्मूले हैं, कोई कठिन नहीं है। पहला क्या, अगर y इक्वल x है तो वैल्यू कितना आएगा 1। दूसरा, अगर y बराबर क्या है कांस्टेंट, तो वो कितना हो जाएगा 0। तीसरा है, अगर y बराबर साइन x है तो उसका डिफरेंशिएट कितना आएगा cos x, और cos है तो उसका क्या आएगा माइनस साइन x। ln x का कितना आता है 1/x, लेकिन ओनली ln हो तो कितना आएगा 0। क्यों? क्योंकि ln क्या है कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन x के साथ आ गया क्या हो गया वेरिएबल। अगला, अगर y इक्वल क्या हो जाए x की पावर n, तो पहले पावर सामने आती है n x की पावर n-1, और 10x दिया हो तो क्या हो जाता है वो sec स्क्वायर x, और लास्ट y की पावर y इक्वल e की पावर x हो तो जो है वही आ जाता है, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये 8 रूल है, इन 8 रूल को हम लोग ध्यान रखेंगे। समझे? लिख लो। अब देखना, हम लोग डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा एक चीज देख लेते हैं। जैसे हमें दे दिया y इक्वल k एफ एक्स, ठीक है, तो हमें ऐसा कोई भी चीज दे तो सबसे पहले तुम्हें ध्यान रखना है कि ये जो k है वो क्या होगा कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, ये क्या क्या होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट वैल्यू को हमें डिफरेंशिएट नहीं करना है, बाहर कर देना है पहले। उसके बाद ये जो f होता है इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन या फलन। क्या बोलते हैं? फंक्शन या फलन। अगर हम लोग इस पर ऐसे डैश लगा दे तो इसका मतलब ये समझना कि अभी इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि इसके साथ 2-3 वैल्यू और आ जाए। तो उनमें ऐसे कंडीशन क्या होता है कि एक को हम लोग कभी कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको कांस्टेंट रखेंगे। तो उसमें भी 2-3 रूल आते हैं, जैसे प्लस कर रहे हैं तब, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब, डिवाइड कर रहे हैं तब। तो यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना होगा कि ये के क्या है कांस्टेंट वैल्यू, इसको हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, इसको सबसे पहले बाहर करेंगे। ये जो f है ये क्या है फंक्शन है, x क्या है इसके सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। जैसे एग्जांपल एक जैसे ले लेते हैं हम, y बराबर 5x स्क्वायर, ठीक है, तो हमें पता है कि जो 5 है ये कैसी वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये x के साथ है, तो 0 नहीं होगा, तो ये हो गया कांस्टेंट, तो इसको बाहर करेंगे पहले, इसका हमें डिफरेंशिएशन नहीं करना है, तो ये है के है, तो इसको हम लोग पहले क्या कर देंगे देखो बाहर। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग ये देख रहे हैं, इसको कर देंगे बाहर, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5। अब बचेगा क्या ये, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे dx स्क्वायर बाई dx। अब ये है x की पावर n, और x की पावर n का फार्मूला हम लोग पढ़े थे n x की पावर n-1। तो यहाँ से इसको अगर सॉल्व करें तो ये 5 जो था वो रहेगा ही, इसका जो पावर है 2 वो पहले क्या आ जाएगा सामने, फिर इस पे वो क्या कर देंगे x 2 की पावर -1, तो ये कितना आ जाएगा 10x। यहाँ पर एक बचेगा, तो इसको पावर में 1 लिखो या ना लिखो वो अंडरस्टूड होता है। समझे? तो ओवरऑल हम लोग देखें कि y बराबर 5x स्क्वायर है, तो उसका डिफरेंशिएट कितना आया 10x। तो यहाँ पर जो ये 5 है इसको 0 नहीं करेंगे, ध्यान रखना। अगर ये ओनली 5 होता है ऐसे तो इसको डिफरेंशिएट करते तो ये 0 होता, या सपोज करो ये ठीक है ऐसे है +3 है, ठीक, तो अभी 3 अकेला है, किसी के साथ नहीं है, इसके पास ना तो x है ना y है ना z है, तो 3 0 हो जाएगा। लेकिन ये जो है ये 0 नहीं होगा, क्योंकि जो 5 है वो तो कांस्टेंट है लेकिन है x के साथ, लेकिन 3 जो है वो कांस्टेंट भी है और वो किसी के साथ भी नहीं है। तो अगर कांस्टेंट राशि या वैल्यू जो है वो अकेले हो
तो इसको जीरो करेंगे। अगर वो किसी वेरिएबल वैल्यू के साथ आ रही है तो उसको जीरो नहीं करना है, फिर कांस्टेंट को बाहर करेंगे और उसके बाद जो वेरिएबल है उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। समझे या नहीं समझे? अगला देखना, जैसे एग्जांपल y बराबर 2x, ठीक है, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। तो इसको क्या लिखेंगे, dy बाई dx। तो इसको क्या लिखेंगे, d 2x बाई dx। तो अब देखोगे 2 जो है वो क्या है, कांस्टेंट, तो 2 को क्या कर देंगे बाहर, लेकिन x क्या है, वेरिएबल, तो x का क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन। तो देखना यहां से 2 आ गया बाहर, अब बचा क्या, dx बाई dx, ठीक है। एक्चुअली में इनको कट करोगे तो 1 आएगा, ठीक है भाई, dx बाई dx कट कर दिए 1 आएगा, ये तो मैथमेटिक्स हो गया। डिफरेंशिएशन से 1 कैसे आएगा वो करके दिखाते हैं, देखना। अगर इसके पावर में कुछ नहीं है तो क्या 1 लिख सकते हैं क्या, बोलो। अब अगर इसके पावर में 1 है तो हमारा फार्मूला होता है x की पावर n इक्वल nx n माइनस 1, ये होता है। तो जो इसका पावर है पहले उसको सामने लाओ, तो ला दिए, कितना आ जाएगा 1, और पहले से 2 है तो ये 2 इंटू 1, ठीक। अब उसके बाद x, तो हमने लिख दिया x, n कितना है 1 माइनस 1, ठीक है। तो देखना 2 इंटू 1, ये तो फाइनली आ जाएगा कितना, 2 x की पावर 0। और हमने तुम लोगों को पहले ही लेक्चर में बताया था कि अगर किसी के पावर 0 हो तो 1 होता है उसका वैल्यू। 2 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, 10 की पावर 0 1, यानी किसी भी वैल्यू के पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, चाहे वो वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो चाहे 1 की पावर 0 हो तो भी वैल्यू 1, 2 की पावर 0 हो तो भी वैल्यू 1, y की पावर 0 हो तो भी वैल्यू 1, z की पावर 0 हो तो भी वैल्यू 1, और x की पावर 0 हो तो भी वैल्यू 1। तो फाइनली x की पावर 0 कितना आ गया 1, और 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 2। तो यहाँ से dy बाई dx यानी 2x का डिफरेंशिएट कितना आ गया 2। हम तो बताए थे यहीं पर ही कि इसको डायरेक्टली हम लोग कट कर देंगे तो भी वही आएगा, लेकिन हमें डिफरेंशिएशन से लाना है तो वो इस तरीके से होता है, समझे। लेकिन इतना लंबा हम लोग नहीं करेंगे, बस ये तुम्हें दिखा रहे थे कि ऐसा होता है, समझे कि नहीं समझे। अगला देखना एग्जाम्पल, अगला हम लोग ले रहे हैं 3y इक्वल टू 5 साइन x। अब y बराबर हम लोग क्या लेंगे हैं 5 साइन x। तो हमने क्या बोला कि जो साइन है इसको पहले तो ऐसे कर दो dy बाई dx बराबर 5, पूरे को एक साथ लो, d 5 साइन x बाई dx। तो 5 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, इसको बाहर करो, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं करेंगे, होने के लिए 0 होता है लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि साइन के साथ है और वो भी x के साथ, क्योंकि भाई इसका ये पूरे के साथ है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है ना एक दूसरे से। तो जब तक ये अकेला ना रहे तब तक 0 नहीं करेंगे, किसी के साथ है तो 0 नहीं होगा, अकेला रहेगा तब 0 होगा। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल बताया था कि अगर ये 5x स्क्वायर प्लस 3 है तो 3 0 हो जाएगा, लेकिन 5 0 नहीं होगा। एक्चुअल में हमारा ये क्वेश्चन था, ठीक। तो हम लोग 5 को क्या करेंगे, पहले बाहर, अब 5 बाहर हो गया, अंदर क्या बचा, साइन x dx। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो क्या यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं cos x, तो इसका आंसर आ गया। चौथा, जैसे हमें दिया है y इक्वल 8 ln x, ठीक है, तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा dy बाई dx बराबर d 8 ln x बाई dx, यानी कि यहाँ जो y है उसकी वैल्यू रखना है। जब तुम लोग परफेक्ट हो जाओगे तो ये वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको हल कर दोगे 8 इंटू 1/x। तो देखना 8 क्या है, कांस्टेंट है लेकिन किसी के साथ में है तो 0 नहीं होगा, बाहर कर देंगे। और बचा क्या अब ln x, और ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x। तो ये आ गया 8/x भी इसको लिख सकते हैं, नहीं आया। तो
डिफरेंशिएशन को ऐसे हम लोग यूज करेंगे। जब प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो इतना स्टेप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको सॉल्व करके लिख देंगे। समझे? तो लिख लो। पहला क्या था? y इक्वल एक्स की पावर क्यूब, यही था ना? तो देखना, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स की पावर क्यूब बाई डी एक्स। तो x की पावर क्यूब, तो फार्मूला क्या लगेगा? x की पावर n इक्वल एन एक्स एन माइनस वन। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो जो भी पावर है वो क्या जाएगी? पहले तो हो जाएगा 3x, 3 माइनस वन, तो 3 माइनस वन कितना होता है? 2। तो यहाँ से आंसर आ गया 3x स्क्वायर। दूसरा नंबर, दूसरा क्या दिए थे? बोलो। y इक्वल एक्स की पावर 3/2, यही दिए थे। तो देखना, हमने क्या बोला? सेम वही कहानी, इसको dy बाई डी एक्स इक्वल डी एक्स की पावर 3/2 बाई डी एक्स, ऐसा कर सकते हैं। तो अगर ऐसा किए तो हमने बोला कि जो इसकी पावर है वो पहले क्या आएगी? सामने। तो इसके पावर क्या है? 3/2, तो उसको सामने ले आओ, फिर जो है उसमें 1 माइनस कर दो, तो ये 3/2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 2 1 कम 2, तो 3 माइनस 2 डिवाइड 2, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से 3/2 एक्स की पावर 3 माइनस 2 डिवाइड 2, तो 3/2 एक्स की पावर कितना बचेगा? 1/2। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/2 रूट एक्स। बोलो, क्योंकि किसी के पावर 1/2 होता है उसका मतलब रूट होता है। नहीं पता है तो ये जान जाओ आज से कि अगर किसी के पावर 1/2 है तो रूट होता है, अगर रूट है तो उसको हम लोग 1/2 भी कर सकते हैं। अगला देखना, ये इसका आंसर हो गया। तीसरा नंबर क्या दिए थे? y इक्वल रूट एक्स। तो क्या इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। बोलो भाई, रूट है तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, अगर 1/2 है तो रूट लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग फिर क्या करेंगे? डी एक्स की पावर 1/2 बाई डी एक्स। तो यहाँ से जो पावर है पहले उसको क्या करें? सामने ले आएँ, फिर उसको क्या करें? 1 से माइनस कर दें। तो यहाँ से देखोगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 एक्स, 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस 2/2, तो ये कितना आ जाएगा? -1/2। तो यहाँ से ये कितना आ गया? 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2। ठीक है, आगे देखना, ये सॉल्यूशन नहीं है अभी इसको आगे देखें कैसे करते हैं। हम इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1/2, ठीक है, 1/x की पावर 1/2। नहीं आया भाई? ये माइनस में है ना, तो जब इसको नीचे ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसको हम लोग नीचे ले गए, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? इसको देखो ऐसे भी लिख सकते थे, 1/2 रूट एक्स। नहीं आया? बोलो भाई, अगर ये ऐसे है तो ऊपर में माइनस है तो नीचे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और जब नीचे ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 1/2 लिखे या रूट लिखे, दोनों एक ही चीज होती है। तो ये इसका एक्चुअल आंसर है, वो आंसर नहीं है, ध्यान रखना। आगे देखना, चौथा नंबर क्या दिया था? बोलो, 1/√x, यही दिया था। तो सबसे पहले देखोगे तो नीचे है ये वैल्यू, नीचे वैल्यू है तो इसको पहले ऊपर लाएंगे, नीचे है तो इसका हम लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते और होता भी नहीं है। तो हम लोग पहले क्या करें? इसको ऊपर लाएं। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखो dx की पावर -1/2, भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड dx, ऐसा कर सकते हैं। नहीं समझ आया ऐसा समझो, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, √x। भाई ऊपर आएगा तो √x, लेकिन रूट को हम लोग ऐसे कर दे रहे हैं ना, 1/2 और इसके पावर में माइनस। भाई नीचे की वैल्यू आएगी तो ऊपर में माइनस आएगी, जो इसका पावर है उसमें हमने माइनस कर दिया, जब नीचे जाएगा तो पुनः वो प्लस में हो जाएगा। अगर इसको हम लोग पुनः ऐसे करें तो देखो, क्या इसको ऐसे भी तो कर सकते थे?
1/2, तो नीचे है तो 1/2, ऊपर गया तो -1/2, या 1/2 ना लिख करके रूट लिख दें, सभी का मतलब एक ही है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब जो पावर है उसको पहले क्या करें, सामने लाएं, तो -1/2। अब x की पावर -1/2 और -1, बोलो। अब इसको आगे सॉल्व करें तो ये कितना, -1/2 और ये 2 एक कम 2, तो x की पावर -1 और -2 डिवाइड 2, ऐसा कर सकते हैं। अब देखोगे तो ये -1 है और ये -2 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1/2 x की पावर -3/2, बोलो। इसको चाहें तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, -1/2 1/x की पावर 3/2, बोलो। किसी को कोई दिक्कत इसमें? तो इसको ऐसे कर सकते हैं। यहां तक लिखो, फिर अगला जो क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। बताओ अगला क्वेश्चन क्या था? y इक्वल 2/√x, यही था ना? तो y बराबर, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, 2x की पावर -1/2, बोलो। भाई नीचे है तो ऊपर ले आए, रूट है तो उसको 1/2 कर दिए, तो माइनस तो आएगा। अब इसको हम लोग 2x की पावर -1/2/dx बराबर, जो पावर है उसको पहले क्या करो, सामने लाओ। 2 कांस्टेंट वैल्यू, इसको बाहर कर देंगे, तो 2 इंटू माइनस का क्या हो जाएगा, 1/2, x की पावर -1/2 -1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो कट जाएगा भाई, 2 से 2 कट गया तो कितना बचा, माइनस का 1। इसको इससे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2 का इससे मल्टीप्लाई कितना हो गया, -1 -2 और ये 2, तो यहाँ से ये -1, ये कितना हो जाएगा, -3/2। कौन? ये तो ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस प्लस क्यों होगा भाई, ये +2 है, ये -1 है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस ही आएगा ना। तो इसको लिख सकते हैं -3/2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -1/x की पावर 3/2, ठीक है। अगला क्या था क्वेश्चन, y इक्वल ln 5। तो देखोगे तो हमने बताया था अभी कि ln जो होता है वो क्या होती है, तो y इक्वल लिख सकते हैं, सही, dy/dx, क्या लिख सकते हैं, dln 5/dx। लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो जो 5 है वो कांस्टेंट वैल्यू है, उसके साथ कोई ऐसी वेरिएबल वैल्यू नहीं है जिसका हम लोग डिफरेंशिएशन करें। 5 कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। अगर यहीं पे होता 5x, या लिखता 5x² या लिखता 5y, तो 0 नहीं होता। जैसे उसके पहले क्वेश्चन हमने किया था, तो वहां पे लिखे थे y बराबर 8 ln x, तो 8 कांस्टेंट था, उसको बाहर कर दिए थे, लेकिन ln x, x क्या था, वेरिएबल, इसलिए उसको 0 नहीं किए थे, 1/x किए थे। लेकिन यहाँ पर 5 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। अगर इसके साथ x होता या x² होता, y होता या z² या zq होता, तो हम लोग उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो ओवरऑल बोले कि इसका अवकलन अब क्या हो जाएगा, 0, क्यों, क्योंकि इसके साथ अब कोई भी वेरिएबल नहीं है, ओनली ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर y इक्वल क्या हो जाएगा, 0। इसको स्टार कर लेना, क्योंकि तुम लोग क्वेश्चन गलत कर सकते हो, क्योंकि उसके पहले हमने बताया था ना 8 ln x, वहाँ पे 0 नहीं हुआ है, जबकि हमने y बराबर ln 5 किया तो ये 0 हो गया।
क्यों? क्योंकि वहां पे x था, यहाँ पर x नहीं है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन